लास्ट पार्ट में हमने देखा था हेजिन हुआनली से कहता है प्लीज़ मुझे टच करो। हुआनली मन में सोच रहा था डॉक्टर ने मुझसे कहा तो था कि इस दवा का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, पर फिर भी मैंने उसे ये दवा दे दी जानबूझकर। मुझे अभी ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। मुझे तुरंत की तुरंत डॉक्टर से बात करनी होगी। वो डॉक्टर को कॉल करता है और उन्हें वहाँ बुलाता है। हेजिन बेहोशी में ही उसे बहुत गालियाँ दे रहा था और उससे कह रहा था तुम एक कुत्ते से भी बदतर हो। तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुमने ज़बरदस्ती मुझे वो दवा खिलाई। हेजिन का हीट का समय नज़दीक आ गया था। हुआनली उससे कहता है अब मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। वो तुरंत उसे बेड पर लिटा देता है और उसके शर्ट के बटन खोल देता है। हेजिन बार बार उससे कहे जा रहा था प्लीज़ मुझे टच करो। हुआनली कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे उस डर्टी जगह पर टच करूं? मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। उसके बाद उस रात उन दोनों के बीच सेक्स हो जाता है। हुआनली को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही नहीं है। हेजिन को देखकर वो भी पागल हो गया था और बिल्कुल एनिमल की तरह वो हेजिन के साथ पेश आ रहा था। और वो खुद से भी बोले जा रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली ओमेगा के लिए मैं इतना पागल हो जाऊंगा। ये सोचकर उसे गुस्सा आता है और वो हेजिन को ऐसी ही हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हेजिन बार बार उसे पुकार रहा था और कह रहा था मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और हुआनली वहाँ नहीं रुकता। नेक्स्ट सीन में हेजिन बेड में था और हुआनली उसके पास खड़ा था। डॉक्टर हेजिन को चेक करने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर उसे चेक करके हुआनली को बताते हैं क्योंकि इसकी बॉडी बहुत वीक है इसलिए वो मेडिसिन उसके लिए कुछ ज़्यादा ही असर कर गई। हुआनली कहता है डॉक्टर आप कुछ भी करिए पर मेरे रट से पहले ये एकदम ठीक हो जाना चाहिए। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हेजिन अपनी आंखें खोलकर ये सब कुछ सुन रहा था। हेजिन के रूम को क्लीन करने के लिए वहाँ सर्वेंट्स लगे हुए थे जो हुआनली से पूछते हैं किचन डाइनिंग टेबल के नीचे हमें ये सामान मिला है, हम इसका क्या करें? ये सारा सामान एडवेंचर से रिलेटेड था जो हेजिन ने ही रखा होगा। हुआनली कहता है तो मेरे क्रेडिट कार्ड से वो ये फालतू की चीज़ें खरीद रहा है, और वो नौकर से कह देता है ये सब कुछ फेंक दो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, इस रूम को क्लीन करने के लिए भी किसी को मत भेजना, अंदर कोई नहीं आना चाहिए। लास्ट नाइट जब हेजिन को ऐसे ही छोड़कर हुआनली जब चला गया था तो वो उसके कुछ समय बाद ही वापस आ गया था क्योंकि उसे हेजिन की चिंता हो रही थी। और उसने जब देखा कि हेजिन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और उसे बहुत बुखार हो गया है, उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल करके वहाँ बुला लिया था। वो हेजिन की हालत देखकर काफ़ी घबरा भी रहा था। ऑफिस पहुँचने के बाद वो बॉडीगार्ड को कॉल करके पूछता है अभी चेक करके बताओ कि हेजिन क्या कर रहा है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है वो अभी होश में आए हैं और किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, हालांकि यूजुअल बातें ही लग रही हैं, कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा। हेजिन को पता था कि हुआनली ने किसी को उस पर नज़र रखने के लिए कहा है। वो सीक्रेटली अपने भागने का प्लान बना रहा था। कुछ समय बाद ही बॉडीगार्ड हुआनली को कॉल करके कहता है डायरेक्टर वो यहाँ से गायब हो चुका है। हुआनली कहता है क्या कहा तुमने, ऐसा कैसे हो गया? हेजिन जब अपने रूम से बाहर आया था तो उसने होटल स्टाफ को बेवकूफ़ बनाया और वो तुरंत वहाँ से भाग गया। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि कैमरा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। वो अपने साथ हुआनली का क्रेडिट कार्ड भी ले आया था। उसने ठान लिया था कि अब वो फिर से इस जेल में वापस नहीं आएगा, यही उसका मौका है और उसे यहाँ से निकलना ही होगा। हुआनली ने ऑलरेडी उसके पीछे सर्च पार्टी लगा दी थी पर कोई भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। हुआनली ने पहले ही सबको वार्निंग दे दी थी कि मुझे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए, मुझे फालतू की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। हेजिन ने अपनी पहली रात एस्थेटिक स्पा में बिताई। हुआनली बैठा सोच रहा था आखिरकार वो क्यों भाग गया। सब कुछ तो उसे बैठकर मिल रहा था, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड तक दे दिया था। सुबह होते ही हेजिन स्पा से बाहर निकल गया था। उसने अपने लिए एक टैक्सी बुक कर ली थी। वो अब ऐसी जगह जाने वाला था जहाँ पर जाने का उसने हमेशा से सपना देखा था। वो एडवेंचर पर जाने वाला था। उसके फ़ोन पर हुआनली का कॉल आने लगता है। वो पिक करते हुए कहता है अब बहुत देर हो चुकी है हुआनली, अब तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे और मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। हुआनली उससे कहता है तुम्हें पता है ना कि जो मैं ठान लेता हूँ वो मैं करके लेता हूँ। अच्छा होगा कि तुम इस सिचुएशन को ना खींचो क्योंकि मैं तो तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। कैब ड्राइवर हेजिन को छोड़ते हुए कहता है क्या आप सच में इस माउंटेन पर जाना चाहते हैं, ये सही जगह है? हेजिन कहता है यस, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद हैं।
हेजिन ने अपनी सिम भी निकाल दी थी, जिससे हुआनली अब उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। हुआनली का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वहीं उसे इस बात का डर भी लग रहा था, अगर वो मुझसे प्रेग्नेंट हो गया होगा तो उसे ऐसी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी उसका मैनेजर आकर उसे बताता है चेयरमैन को सब कुछ पता चल गया। चेयरमैन हुआनली की दादी माँ ही थी, जो अब हुआनली से बात करने के लिए आ रही थी। उन्हें पता चल गया था कि हुआनली ने इस तरह एक ओमेगा को अपने घर कैद करके रखा हुआ था। उसकी दादी उससे कहती हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक ओमेगा को तुमने लॉक करके रखा अपने होटल में। मुझे अब इस चीज़ को हैंडल करना होगा, इससे पहले कि ये बात मीडिया में आ जाए और हमारा नाम मिट्टी में मिल जाए। हुआनली कहता है, मैंने सब कुछ ख़राब किया है ना, मैं ही ठीक करूँगा, आप बीच में मत पड़िए दादी माँ। तो उसकी दादी कहती हैं, मुझे दिख रहा है कि तुम किस तरीके से ठीक कर रहे हो। अब मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान है, तुम्हें अपने लिए स्टेबल फैमिली बनानी होगी। इस बात का इंटरव्यू मीडिया में दे दो, मैं तुम्हारी इंगेजमेंट कराऊंगी। क्योंकि हुआनली अपनी दादी माँ की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वो उन्हें हाँ कह देता है। उसकी दादी माँ ने ऑलरेडी उसे लड़कियों के बायोडेटास भेजना शुरू कर दिए थे, जिसमें पहली लड़की एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, जिसका नाम शिन था। हुआनली कहता है, क्या मेरी उसके साथ मीटिंग फिक्स हो गई है? तो उसका मैनेजर कहता है, यस, आपके साथ शिन ओ की मीटिंग फिक्स कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ हेजिन को अपने पेट में अचानक दर्द होने लगता है। उसे अपनी पूरी बॉडी हॉट फील हो रही थी। जैसे ही वो अपने नीचे हाथ लगाता है तो उसे ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। वो पानी पीता है और सोचने लगता है, मुझे माउंटेन से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि सर्च पार्टी यहाँ तक पहुँच जाए। तभी उसे अपने सामने से एक बोर आता हुआ नजर आता है। उस बोर को देखकर हेजिन बुरी तरह घबरा जाता है और पास ही के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके फ़ोन में पेड़ पर चढ़ने से थोड़े से सिग्नल आ गए थे। वो नेट खोलता है तो सबसे पहले उसे न्यूज़ दिखाई देती है कि ली हुआन जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाला है, जिसे देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। तभी वो दूरबीन से चेक करता है तो उसे ढूंढने के लिए जो सर्च पार्टी ली हुआन ने भेजी थी वो उसके काफ़ी नज़दीक थी। हेजिन पेड़ से नीचे उतर जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। वो हुआनली से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतने आसानी से पकड़ पाओगे? वो उस बोर को सीटी बजाकर अपनी तरफ इशारा करता है और उस सर्च पार्टी के पीछे भेज देता है। वो अपने साथ आंसू गैस की कुछ गोलियां लेकर आया था, जो वो वहीं पर डाल देता है और सर्च पार्टी के सारे लोगों से कहता है, अब मुझे पकड़ कर दिखाओ। वो काफ़ी दूर तक आ चुका था, पर अब वो बुरी तरह थक गया था। उसे लग रहा था कि वो अब एक कदम भी नहीं चल पाएगा। वो सोच रहा था, काश मैंने हुआनली का वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया होता, काश मेरा वो मिरर उसे नहीं मिला होता, और अगर मैं वहाँ से नहीं भागा होता तो क्या वो इंगेजमेंट नहीं करता? क्या हम दोनों के बीच में आज कोई और रिश्ता होता? यही सोचते सोचते वो बेहोश हो जाता है, पर तभी वो किसी को मिल जाता है। हुआनली भी नेट पर देखता है उसकी इंगेजमेंट को लेकर जो आर्टिकल छपा था। वो सोचने लगता है, ये ट्रैश आर्टिकल ज़रूर मेरी दादी माँ ने छपवाया होगा। सर्च पार्टी का एक आदमी सीधा हुआनली के पास आता है और उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि वो लड़का एक साधारण आदमी है। कौन साधारण आदमी अपने साथ आंसू गैस की टैबलेट्स रखता है? उसने हमारे लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, और तो और हमारे ऊपर एक बोर भी छोड़ दिया। हम उसे तो नहीं पकड़ पाए, पर हमारी सर्च टीम ने उसका ये फ़ोटो क्लिक कर लिया था। हुआनली जैसे ही हेजिन की फ़ोटो को देखता है, वो फ़ोटो देखकर ही पहचान जाता है कि हेजिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार है। तभी सर्च पार्टी के उस आदमी ने बताया कि ऐसा भी लग रहा था कि शायद उसे ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि जिस पत्थर पर वो बैठा हुआ था उस पत्थर पर ब्लड था। हुआनली कहता है, मेरा शक सही था, अब मुझे खुद ही उसे ढूंढना होगा, तुम सब भी मेरे साथ चलो। हेजिन की जब आंखें खुलती हैं तो वो एक बेड पर लेटा हुआ था। एक आदमी उसे आकर कहता है, तुम अब बेटर फील कर रहे हो ना? तुम मेरे मंदिर के बाहर आकर बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या स्टोरी है, पर तुम यहाँ तब तक रुक सकते हो जब तक तुम रिकवर नहीं कर जाते। जब भी तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना। हुआनली सोचने लगता है, मैं ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकता। सर्च पार्टी को यहाँ तक आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। मंदिर का वो आदमी उससे कहता है, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर अपने साथ ये स्नैक्स लेकर जाओ, क्योंकि तुमने कुछ नहीं खाया। वो हेजिन के साथ कुछ स्नैक्स बांध देता है। हेजिन उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है।
हेजिन ने अपने बालों पर ब्लीच कर लिया था जिससे वो दूर से किसी को पहचान में ना आए। हॉर्नली उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में आ गया था और कह रहा था, तुम सिर्फ मेरी ओमेगा हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे। सर्च पार्टी के सारे लोग हॉर्नली से पूछने लगते हैं, क्या कोई स्पेशल रीज़न है जो आप उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ गए हैं और आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। तो हॉर्नली उससे कह देता है, क्योंकि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकता है, वो भी मेरे बच्चे से, और मैं उसे इतना अच्छे से जान गया हूँ कि वो अभी तक सेउल तो नहीं गया होगा। हेजिन को ढूंढते ढूंढते पूरा एक दिन हो गया था, पर पूरे जंगल में हेजिन कहीं नहीं मिलता। सर्च पार्टी टीम के मेंबर्स भी हॉर्नली को देखकर शॉक्ड रह गए थे। हॉर्नली बुरी तरह थक चुका था, पर फिर भी वो हेजिन को ढूंढना बंद नहीं कर रहा था। हॉर्नली का मैनेजर कहता है, डायरेक्टर, अब आपको घर चले जाना चाहिए, आपकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। कार में बैठते ही हॉर्नली को पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ ने ऑलरेडी उसकी और शिन को लेकर डेटिंग की अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है और उस एड्रेस को भी डाल दिया था जहां वो दोनों डेटिंग पर जाने वाले हैं। मैनेजर हॉर्नली से पूछता है, डायरेक्टर, क्या मैं ये न्यूज़ हटवा दूँ। तो हॉर्नली कहता है, नहीं, इसे चलने दो, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। हॉर्नली को जैसे ही उन दोनों की डेटिंग की खबर मिलती है वो बुरी तरह रोने लगता है और खुद से कहता है, मैं क्यों रो रहा हूँ, यही तो मैं चाहता था ना, मुझे शुरुआत से पता था कि वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। पर फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए वो उस जगह जाने का सोचता है जहाँ वो दोनों डेटिंग पर जाने वाले थे, यानी कि हॉर्नली के होटल के बाहर। वो खुद से कह रहा था, अगर वो मुझे दिख भी गया तो मैं बस उससे यही पूछूंगा कि क्या वो सच में उस वुमेन से शादी करने वाला है। वो उन दोनों को बाहर से ही देख रहा था। वो वुमेन काफ़ी हंस रही थी और हॉर्नली भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हेजिन एक बार फिर वहीं खड़ा होकर रोने लगता है। उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हॉर्नली और शिन वहाँ केवल फॉर्मेलिटी के लिए आए थे क्योंकि उनकी फैमिली ने उन पर ज़बरदस्ती दबाव डाला था, और हॉर्नली वहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे पता था कि हेजिन को जब ये न्यूज़ मिलेगी तो वो हॉर्नली को ढूंढने ज़रूर आएगा, और आखिरकार ऐसा ही होता है। मैनेजर हॉर्नली के पास भागता हुआ आता है और कहता है, डायरेक्टर, हेजिन का पता चल गया, वो बाहर बेहोश हो गया था, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। हॉर्नली वैसे तो सोच कर गया था कि वो हेजिन को सबक सिखाएगा, पर हेजिन को ऐसी हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें सेकंड टाइम फिर से नहीं खोऊंगा। अचानक से उसे चेयरमैन यानी कि ग्रैंड माँ का कॉल आ जाता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर आ जाता है। तभी हेजिन को मौका मिल जाता है अपना बैग उठाकर वहाँ से भागने का। हॉर्नली हेजिन के पीछे जाता है, पर काफ़ी देर हो चुकी थी। हेजिन ने अपने लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक कर लिया था जिसमें बैठकर वो निकल जाता है। हॉर्नली अपने सेक्रेटरी से कहता है, इस महीने के मेरे सारे प्लान्स कैंसिल कर दो क्योंकि मैं हेजिन को ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।